class 7 SST. Today we are going to start a new chapter, chapter 4A. Yeah? So we will talk about in this chapter air, the components of the air, what is the atmosphere, how atmosphere cover earth and how atmosphere is human and biotic and non-biotic things friendly. So it is very essential to just take a view on this chapter. So our earth is surrounded by a huge blanket of the air called atmosphere. हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरह एक चंदन की तरह जो है वो एयर चारों तरफ एग्जिस्ट है, अस्तित्व में है। मतलब कि हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर का जो है एक ब्लैंकेट की तरह एयर फैली हुई है। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस एटमॉस्फेयर पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। मतलब ये एटमॉस्फेयर ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं, सभी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत आवश्यक है उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। बिना एटमॉस्फेयर के हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। Only in our solar system, only Earth is the planet where where life is in exist. Why? Only because of the atmosphere and the water. Here, so all living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe. ये क्या देता है हमें एटमॉस्फेयर? It provides us the air. ये हमें एयर देता है we breathe, जिससे हम सांस लेते हैं. And protect us from the harmful effect of the sun's rays. और जो सूर्य से आती हुई जो हार्मफुल रेज है, रेडिएशंस वाली रेज है, उनसे हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उससे हमारी सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करना है। क्लियर? सो फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज, विदाउट दिस ब्लैंकेट, अगर हमारी अर्थ नहीं है ब्लैंकेट, अगर अर्थ के चारों तरफ ब्लैंकेट नहीं हो या अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर नहीं हो of the protections, we would be baked alive by the heat of the sun during the day and get frozen during the night. अगर कल्पना कीजिए कि हमारे अर्थ के चारों तरफ यह वातावरण या एटमॉस्फेयर नहीं हो तो क्या होगा? तो दिन के समय तो हम अर्थ की जो हीट है उससे झुलस जाएंगे, जिंदा ही जल जाएंगे। क्लियर? और रात को इतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी कि हम बिल्कुल जम नहीं जाएंगे। क्लियर? तो अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारी इन दोनों क्लाइमेट में क्या करता है? सुरक्षा करता है। वो किसी भी चीज को इस हद तक इंक्रीज होने नहीं देता है जिससे कि हमारे एग्जिस्टेंस पर किसी भी तरह का बैड इम्पैक्ट पड़े, बुरा प्रभाव पड़े। Here, so without this blanket of the productions, we will be baked, पक जाना, baked alive by the heat of sun. sun की गर्मी से हम पक ही जाएंगे, इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी। Here, so it is this mass of the air that has made the temperature on the earth livable. अब ये अर्थ की एक बहुत बड़ी, अर्थ के चारों तरफ जो ये ब्लैंकेट है उसके अंदर हवा की बहुत बड़ी मात्रा होने के कारण जो है मास ऑफ द एयर, बहुत बड़ी मात्रा में जब जो एयर अर्थ के चारों तरफ है वो हमें जो है इस टेम्परेचर से हमारी सुरक्षा करती है। अब इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है डू यू नो के अंदर, लेफ्ट हैंड के अंदर, कि the carbon dioxide released in the atmosphere create a greenhouse effect by the trapping the heat radiated from the earth. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे
एटमॉस्फेयर में मौजूद है, मतलब एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस मौजूद है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है पैदा करती है, मतलब वो गर्मी को, रेडिएशंस को, जो अर्थ से जो हीट आती है उस हीट को जब अर्थ से वापस वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसको होल्ड करती है। क्लियर? सो दिस इज देयर फॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस, इसलिए उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। गैस एंड विदाउट इट, इसके बिना द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड, अगर ये नहीं हो तो जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। क्लियर? व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, या फिर जितनी होनी चाहिए एक लिमिट में, उससे अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा, द हीट द एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू द however when its level in the atmosphere increase due to the factory smoke, अब ये इसका जो है लेवल बढ़ता क्यों है टेम्परेचर का, इसका रीजन इन्होंने दिया है। व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज, जब टेम्परेचर के अंदर जो है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर, और वो क्यों होता है, फैक्ट्री स्मोक, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण, और ये सब जो है वो CO2 तो निकालते हैं, तो CO2 का जो है वो मात्रा इसलिए बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में। सो द स्मोक ऑफ द कार फ्लेम्स, और कार का धुआं है, द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और इससे क्या होता है, द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, हीट को होल्ड करके रखती है, पर अगर फैक्ट्री के धुएं से, कारों से निकलने वाले धुएं से, और भी कई रीजंस है पर्यावरण प्रदूषण के, उन कारणों से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वह ज्यादा मात्रा में हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो द टेम्परेचर ऑफ द हीट रिटेन इंक्रीजेस एंड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, अब इससे क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, बस इसी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब क्या कि अर्थ के पर्यावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होने वाले या अर्थ की हीट को जो है वो एक होल्ड करके रखती है, मतलब अर्थ को पूरी हीट वापस जो है वो रिफ्लेक्ट करने नहीं देती है, उस हीट को होल्ड करके रखती है, जो भी हीट अर्थ ने ऑब्जर्व करी है। इसके कारण जो है वो पृथ्वी एक लिमिटेड टेम्परेचर तक क्या रहती है, गर्म रहती है। क्लियर? पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इससे क्या होगा, इससे टेम्परेचर की मात्रा भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर की मात्रा बढ़ने के कारण जो है वो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण होगा क्या, दिस राइज इन द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में जो ये राइजेस हुआ है, this rise in the temperature caused the snow coldest part of the world to melt। अर्थ के कई पार्ट ऐसे हैं जहां पर स्नो कवर्ड है, जो पूरी तरह से जमे हुए हैं, वो उनको धीरे धीरे पिघाल रही है अर्थ का बढ़ा हुआ टेम्परेचर, और इससे क्या होता है, एंड इट कॉजेज सो एज द रिजल्ट द सी लेवल राइजेज। अब वो अर्थ में, जब अर्थ पर जो बर्फ है वो पिघलेगी तो वो मेल्ट होगी, बर्फ मेल्ट होगी तो वो समुद्र में आएगी, तो इससे सी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के अंदर फ्लड्स बढ़ेगा, मतलब कोस्टल एरिया के अंदर बाढ़ आएगी। ठीक है, जो समुद्र के आसपास के जो एरिया है वहां पर क्या आएगी, फ्लड आएगी, वहां पर बाढ़ आएगी। क्लियर? इन द कोस्टल एरियाज देयर मे बी अ ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट, पर ये केवल ये तो एक तरह की जो है वो अपन कह सकते हैं कि स्पेसिफिक लोकेशंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, पर अगर यह कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का जो एक क्रम है वो अगर निरंतर बना रहा, साइकिल कंटिन्यू जो है रही, तो क्या होगा, तो ये होगा, तो देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस, हमारे जलवायु में स्थिर रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ड्रास्टिक चेंजेस
इन द क्लाइमेट, हमारी जलवायु में, अर्थ की जलवायु में, ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू द ऑफ द प्लेस लिविंग टू द एक्सटिंक्शंस ऑफ द सम प्लैनेट्स एंड द एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। अगर लंबी अवधि तक यही चलता रहा तो कई सारे प्लांट्स हैं और कई सारे जो एनिमल्स हैं वो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिन टेम्परेचर के अंदर वो अपने आप को बनाए रखते हैं, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखते हैं, अभी तक तो वो अर्थ पर है, हालांकि कई प्रजातियां विलुप्त भी हो गई है, क्लियर, अभी तक तो वो अर्थ पर है, पर अगर इसी लेवल पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा तो वे कई सारे जो प्लांट्स है और कई सारी एनिमल की स्पीसीज जो है वो उसका अर्थ से अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्लियर। सो द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, सो इसके अंदर भी जो है वो स्पेसिफिक, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। जब हम श्वास लेते हैं ना तो उसमें खाली ऑक्सीजन नहीं जाती, बहुत सारी जो है वो गैसेस का मिक्सचर हम इनहेल करते हैं, मतलब कि अंदर लेते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं तब। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली जो दो गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये मास लेवल पर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। तो ये दो मेन गैसेस है जो एटमॉस्फेयर का निर्माण करती है। इसके साथ ये और भी कई गैसेस है। सो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड द हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेसर क्वांटिटी। ये जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट, अब इन गैसेस के अलावा भी टाइनी डस्ट, छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण, टाइनी डस्ट पार्टिकल ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, वो भी एयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। द पाई चार्ट, ये जो पाई चार्ट ये बच्ची के हाथ में दिखाया जा रहा है, आपके हाथ में है। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर। तो इसमें 21% जो है वो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है, और ऑर्गन जो है वो 0.93% है, क्लियर। और बाकी जो अदर गैसेस है वो 0.01% है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%, क्लियर। सो also present in the air, the pie chart gives you the percentage of the different concentration of the air. The nitrogen is the most planetary fuel gases in the air. अपने प्लानेट के एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, क्लियर। सो द व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स। हमारे लंग्स के अंदर जो है, हमारे फेफड़ों के अंदर नाइट्रोजन जाती है, एंड एक्सेलिंग, और पर हमारे फेफड़े उसे वापस बाहर कर देते हैं, क्योंकि उसे सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती, बाकी गैसेस बाहर। बट द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, पर प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बचाव के लिए, या अपने खुद को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। They cannot take nitrogen directly from the air. वे एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, क्लियर। So as I said that plants need nitrogen for their survival, but they cannot take nitrogen directly from the air. पर नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के थ्रू डायरेक्टली जो है वे नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या होता है, द बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल, जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, एंड द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती है वे, उनमें क्या होता है, वे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, वे एयर से नाइट्रोजन लेते हैं and change its form so the plants can use it, और वे उस एयर से ली हुई नाइट्रोजन को उस फॉर्म में चेंज करते हैं जिस फॉर्म से
प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर सके। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।